हाँ दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स विद कॉन्सेप्ट पर दिल खोल करके हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। तो दोस्तों आज हम लोग एक नया इकाई शुरू कर रहे हैं ना, यानी अपना पार्ट 2 शुरू हो गया है। पार्ट 1 हमने जहाँ तक पढ़ाया हुआ है वहाँ तक आपके लिए पर्याप्त है। बाकी हमने बताया हुआ है, जो बचा हुआ है उसको हम लोग बाद में 1-2 वीडियो की ज़रूरत पड़ेगी, उसको हम लोग बाद में कर लेंगे। तो आज हमारा पार्ट 2 शुरू हो रहा है। तो आप पार्ट 2 में हम लोग को ज़्यादातर इसमें थ्योरी पढ़ना है, ठीक ना। अभी पार्ट 1 का मज़ा ही कुछ और था और पार्ट 2 का मज़ा ही कुछ और है। दोनों में काफ़ी अलग है। वो पूरा हमारा विद्युत और चुंबक पे चला हुआ था और ये हमारा पूरा प्रकाश और कुछ हमारा जो है सेमी कंडक्टर मिला करके। यहाँ पे हम लोग को प्रकाश के बारे में बहुत डिटेल से और बहुत लंबा, ठीक ना, प्रकाश जो है ना हम लोग यहाँ पे बहुत विस्तार से बहुत ही लंबा पढ़ने वाले हैं। बहुत ही मज़ा आ जाएगा और प्रकाश बहुत ही आसान है। बस ज़रूरत है आपको स्टार्टिंग की हर एक चीज़ों को समझने को। अगर आप स्टार्टिंग के एक एक पॉइंट बढ़िया से समझते गए तो आपको प्रकाश जो है ना बहुत अच्छा नंबर दिला के रहेगा, ठीक है। इसके न्यूमेरिकल भी बहुत आसान होते हैं, इसमें थ्योरी बहुत ज़्यादा होती है और वह थ्योरी आपको समझ में आनी चाहिए। वो आएगी जब आप रेगुलर टाइम पे आप अपडेट रहेंगे, अपने आप को वीडियो देखते रहेंगे, समझते रहेंगे, तो आपको चीज़ें बहुत ही आसान लगेंगी, ठीक है। तो बिना देर के भी हम लोग आज शुरू कर देते हैं। तो हमारा जो ये हमारा पार्ट 2 है, पार्ट 2 में हमारा ये इकाई 1, पार्ट 2 की इकाई 1, और इस इकाई 1 का नाम क्या है? प्रकाशिकी, जिसे हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं ऑप्टिक्स। क्या नाम उसका? प्रकाशिकी, और इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ऑप्टिक्स बोलते हैं। ये ऑप्टिक्स प्रकाशिकी होता क्या है, पहले इसको हम लोग समझ लेते हैं। प्रकाशिकी होता क्या है पहले हम लोग इसको समझ लेते हैं। तो दोस्तों जो प्रकाशिकी है ना, प्रकाशिकी हमारा किसकी शाखा है? भौतिक विज्ञान की शाखा है। भाई भौतिक विज्ञान का तो भाग है, भौतिक विज्ञान का ये क्या है? भाग है। तो प्रकाशिकी जो है भौतिक विज्ञान की क्या है? एक शाखा है। और इस भौतिक विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम लोग क्या करते हैं? प्रकाश और प्रकाश से संबंधित चीज़ों का अध्ययन किया जाता है, वही क्या है? प्रकाशिकी है। तो आप प्रकाशिकी अगर कोई पूछ रहा है यानी प्रकाशिकी है क्या, तो आप क्या बताओगे कि प्रकाशिकी भौतिक विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत प्रकाश तथा उससे संबंधित गुणों का जो अध्ययन किया जाए वही क्या है? प्रकाशिकी है, ठीक है। प्रकाश और प्रकाश से संबंधित गुणों का अध्ययन क्या कहलाता है? प्रकाशिकी कहलाता है। अब यहाँ पे वर्ड आया प्रकाश, क्या वर्ड आया? प्रकाश। अब प्रकाश होता क्या है इसको हम लोग समझ लेते हैं। ये सब चीज़ें हमने एकदम बेसिक से आपको बताना शुरू किया हुआ है ताकि एकदम जीरो लेवल से, ताकि अभी आप कक्षा 10 में अगर आप भौतिक विज्ञान नहीं भी पढ़े हो तभी आपको ये ना लगे रे मैं कक्षा 10 नहीं पढ़ा हो तब तो मुझे समझ में आने वाला नहीं है। ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं एकदम जीरो लेवल से आपको प्रकाशिकी शुरू कर रहा हूँ। देखो प्रकाशिकी क्या होता है, प्रकाश क्या होता है, प्रकाश के गुण एकदम जीरो लेवल से, ताकि आपको A to Z चीज़ें समझ में आती रहे, ठीक है। तो प्रकाश है क्या भाई? तो प्रकाश सबको पता है एक प्रकार की क्या होती है? ऊर्जा होती है। प्रकाश एक प्रकार की क्या है? ऊर्जा है। और ये प्रकाश जब किसी वस्तु पर पड़ती है, ठीक ना, जब प्रकाश किसी वस्तु पर पड़ती है तभी हमें वस्तु दिखाई देती है। अगर यह प्रकाश वस्तु पर न पड़े तो क्या हमें वस्तु दिखाई देगी? नहीं दिखाई देगी। अगर हम लोग उजाले में हैं और अंधेरे कमरे में कोई चीज़ रखी हुई है, क्या उसको हम लोग देख पाते हैं? नहीं देख पाते हैं। उसको हम कब देख पाते हैं? जब वहाँ पे प्रकाश पड़ती है। तो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो किसी वस्तु पर पड़ती है, या जब वह किसी वस्तु पर पड़ती है तभी हमें वह वस्तु देखने में मदद मिलती है। उस वस्तु को हम तभी देख पाते हैं जब उस वस्तु पर प्रकाश पड़ती है, ठीक है। प्रकाश डिफिनेशन क्लियर होगी ना। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो किसी वस्तु पर पड़ती है तो वह वस्तु हमें दिखाई देने में मदद होती है, तभी वस्तु हमें दिखाई देती है। अभी जो प्रकाश है, ये प्रकाश के गुण क्या है? हमने प्रकाश के उन सारे गुणों को लिया हुआ है जो आपके एग्जाम में 1 नंबर का क्वेश्चन दिला सके, ठीक ना। प्रकाश के उन गुणों को हमने यहाँ पे लिखने का प्रयास किया हुआ है जो आपको न्यूमेरिकल में हेल्प कर सके, आपको 1 नंबर की चीज़ें आपको ऑब्जेक्टिव वाले टाइप में आपको 1 नंबर दिला के सके। तो प्रकाश में पहला गुण क्या है कि प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है। ये तो सबको पता है कि प्रकाश जो होती है एक सीधी रेखा में गमन करती है। अगर प्रकाश सीधी रेखा में गमन नहीं करती तो जो हम लोग छतरियाँ लगा के अपने आप को धूप से बच लेते हैं तो क्या बच पाते? नहीं बच पाते। पता चला छतरी ऐसे लगाए हैं, प्रकाश टेढ़े मेढ़े रेखा में आकर के हमारे मुंह पे फोकस कर रहा है इसे,
तो ऐसा होता है? ऐसा नहीं होता है। काहे को नहीं होता है? काहे से कि जो हमारा प्रकाश है वह सीधी रेखा में चलता है ना। अगर प्रकाश हमारी सीधी रेखा में नहीं चलता तो हम छतरिया उतरिया लगा करके धूप से बच पाते? कोनो सवाल ही नहीं होता, तो हम बच ही नहीं पाते। तो छतरिया लगा के हम धूप से इसलिए बच पाते हैं, काहे से कि प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है, सीधी रेखा में चलता है। बात क्लियर हो गई? मजा आया? अब दूसरा हमने क्या लिखा, जो प्रकाश है ना, प्रकाश निर्वात में भी चल सकता है। और गजब की बात यहाँ पे ये है कि निर्वात में तो चल सकता है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो प्रकाश की चाल होती है ना, वह निर्वात में ही होती है। प्रकाश की सबसे ज़्यादा चाल कहाँ पर होती है? निर्वात में होती है। और कितनी होती है? वह होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। तो प्रकाश निर्वात में भी चल सकता है, निर्वात में भी चलता है। और निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? सबसे ज़्यादा। कोई पूछे प्रकाश की चाल सबसे ज़्यादा कहाँ होती है, तो आपका जवाब आएगा निर्वात में। और कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। ठीक। अच्छा, उसके बाद जो प्रकाश की जो चाल होती है ना, वह माध्यम पर डिपेंड करता है कि माध्यम कैसा है। माध्यम पर डिपेंड करता है। अगर माध्यम सघन है तो वहाँ पे प्रकाश की चाल कम, और माध्यम विरल है तो वहाँ प्रकाश की चाल क्या हो जाती है? ज़्यादा हो जाती है। तो प्रकाश की चाल क्या होती है? माध्यम पर डिपेंड करती है। ठीक है। और अच्छा, किसी एक पार्टिकुलर माध्यम के लिए प्रकाश की चाल नियत होती है। जैसे अगर जल है तो जल में प्रकाश की चाल फिक्स है कि 2.5 × 10⁸ निर्वात है, निर्वात में प्रकाश की चाल फिक्स है यानी नियत है। कितना? 3 × 10⁸। कांच है, कांच में प्रकाश की चाल फिक्स है 2 × 10⁸। तो एक माध्यम के लिए प्रकाश की चाल फिक्स है, लेकिन अलग अलग माध्यमों के लिए प्रकाश की चाल क्या होती है? अलग अलग होती है। ये डिपेंड करता है माध्यम पर। अगर माध्यम सघन है तो वहाँ पे प्रकाश की चाल कम, अगर माध्यम विरल है तो वहाँ प्रकाश की चाल ज़्यादा हो जाती है। ठीक। उसके बाद हमने क्या लिखा? अच्छा देखो, वही चीज़ हमने जो भी बताया कि जल में प्रकाश की चाल, जो जल है जल में प्रकाश की चाल 2.5 × 10⁸ तथा कांच में प्रकाश की चाल 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड हो जाती है। एक नंबर में कभी कभी ये क्वेश्चन फंस जाता है कि निम्नलिखित में से कांच में प्रकाश की चाल होती है, निम्नलिखित में से कांच में प्रकाश की चाल होती है। लो भाई, आप सबको ये वाला याद रहता है कि निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। तो अगर जैसे हम लोग निर्वात में याद कर सकते हैं, तो क्या हम लोग जल में और कांच में नहीं याद कर सकते? एकदम याद कर सकते हैं। अच्छा, जल और कांच में कौन सघन है? तो अब सिंपल सी बात है, कांच सघन है। और कांच सघन है तो वहाँ प्रकाश की चाल जल की अपेक्षा क्या होनी चाहिए? कम होनी चाहिए। और कम है कि नहीं? एकदम है। देखो, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 2.5 है, तो 2 वाला कम है हुआ ना। तो कांच में प्रकाश की चाल जल की अपेक्षा कम होती है। ठीक है। और देखो, प्रकाश जो होता है ना, एक प्रकार की विद्युत चुंबकीय अनुप्रस्थ तरंग है। ये भाई पॉइंट आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है। प्रकाश जो है एक प्रकार की विद्युत चुंबकीय तरंग तो होती है। अब विद्युत चुंबकीय तरंगों में कौन सी तरंग? अनुदैर्ध्य की अनुप्रस्थ? तो ये अनुप्रस्थ तरंग होती है। तरंग के संचरण की दिशा अगर कण के लंबवत होती है तो वह क्या कहलाती है? अनुप्रस्थ कहलाती है। और अगर कण के चलने की दिशा के समांतर होती है तो वह अनुप्रस्थ कहलाती है। तो यहाँ पे क्या है? ये अनुप्रस्थ है। ठीक है। अच्छा, वो अनुदैर्ध्य, समांतर है तो अनुदैर्ध्य, लंबवत है तो अनुप्रस्थ। तो ये क्या रहेगा? लंबवत रहता है। तो प्रकाश जो है एक प्रकार का क्या है? विद्युत चुंबकीय अनुप्रस्थ तरंग है। ठीक है। ये चीज़ आपको याद रखना है कि प्रकाश जो है एक प्रकार का क्या है? विद्युत चुंबकीय अनुप्रस्थ तरंग है। ऑप्शन में देके पूछ जाता है प्रकाश एक प्रकार का विद्युत चुंबकीय अनुप्रस्थ तरंग है, अनुदैर्ध्य तरंग है, या इनमें से कोई नहीं। 4 ऑप्शन देके वहाँ से पूछेगा तो आपको क्या जवाब लगाना पड़ेगा? अनुप्रस्थ तरंग। प्रकाश एक प्रकार का विद्युत चुंबकीय अनुप्रस्थ तरंग होती है। ठीक है। और प्रकाश किरणों की जो तरंगदैर्ध्य होती है, 6वां पॉइंट, प्रकाश किरणों की जो तरंगदैर्ध्य होती है वह 3900 एंगस्ट्रॉम से लेकर के 7800 एंगस्ट्रॉम के बीच में होती है। प्रकाश किरणों की जो तरंगदैर्ध्य होती है वह क्या होती है? 3900 एंगस्ट्रॉम से लेकर के 7800 एंगस्ट्रॉम के बीच में होती है। तो इतनी चीज़ें अभी हमने क्या समझा कि प्रकाश की है क्या? प्रकाश की है क्या? भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम लोग प्रकाश और प्रकाश से संबंधित घटनाओं का अध्ययन करें, वही क्या है? प्रकाश की है। प्रकाश के बाद हमने प्रकाश सीखा और प्रकाश के बाद हमने प्रकाश के गुण और वैसे ऐसे गुण जो आपको याद रखने हैं कि निर्वात में प्रकाश की चाल, जल में प्रकाश की चाल,
कांच में प्रकाश की चाल, प्रकाश एक प्रकार की विद्युत चुम्बकीय तरंग होती है और विद्युत चुम्बकीय तरंग में कौन सी तरंग, अनुप्रस्थ तरंग होती है। प्रकाश से किरणों की जो तरंगदैर्घ्य होती है वह कितने से कितने के बीच में होती है, 3900 लेकर के 7800 एंगस्ट्रॉम के बीच में होती है। तो ये सब पॉइंट आपको एक नंबर दिला के रहेंगे। साथ ही साथ अगर आपके स्कूल में वाइवा होता है वहाँ पे इस टाइप की चीज़ें पूछ ली जाती हैं, तो वहाँ के लिए भी आपको पता होना चाहिए। अगर आप इंटर के बाद पॉलिटेक्निक वगैरह देने जाते हो तब भी ये पॉइंट आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ठीक है, तो आपको प्रकाश को हल्के में नहीं लेना भैया। ठीक है, हल्के में लोगे तो आप खुद हल्के हो जाओगे, तो हल्के में नहीं लेना है, प्रकाश को बढ़िया से पढ़ना है, ताकि अगर हम लोग कोई कंपटीशन वगैरह का भी एग्जाम देते हैं तो वहाँ पे हमें ये सब सारी चीज़ें बहुत हेल्प करने वाले रहेंगी और उसको हमें बढ़िया से लेना भी है। ठीक ना। चलो अब हम लोग क्या देखने वाले हैं, अभी तो हमने क्या देखा कि प्रकाश के गुण। ठीक है, अब प्रकाश के गुण में अब हम लोग प्रकाश के बारे में देखते हैं कि हमारा प्रकाश जो है उसको कितने भागों में, मैं साइड हो गया भाई, इसको नोट कर लो। ठीक है, तब इसको मिटाएं हम, इसलिए मैंने लिख दिया ताकि हम इसको चीज़ों को लिखने में समय वेस्ट ना करें ना, कम समय में ज़्यादा चीज़ें हो जाए, इसलिए मैं पहले से ही थोड़ा बहुत कुछ लिख देता हूँ। ठीक है, अब जो हमारा प्रकाश है वह प्रकाश में एक प्रकाश होता है तरंग, मतलब तरंगों के रूप में चलता है, और एक होता है कणों के रूप में चलता है। तो तरंगों के रूप में जब चलेगा उसके बीच उसका जो अलग अध्ययन हो जाएगा। अब जब कणों के रूप में चलेगा ना तो उसका कुछ अलग अध्ययन हो जाता है। तो यहाँ से हम लोग सीखने वाले हैं जो प्रकाश हमारा है वह कितने रूपों में चलता है, 2 रूपों में चलता है। इसीलिए इसको कहा जाता है प्रकाश किरणों की दोहरी प्रवृत्ति। क्या कहा जाता है, दोहरी प्रवृत्ति। क्यों कहा जाता है भाई, जरा देखो, जो ये हमारा प्रकाश है ना, ये जो हमारा प्रकाश है वह प्रकाश हमारा क्या होता है, या तो तरंगों के रूप में चलेगा, या तो तरंगों के रूप में चलेगा, या तो प्रकाश हमारा किसके रूप में चलेगा, कण के रूप में चलेगा। ठीक ना, प्रकाश हमारा प्रकाश तरंगों के रूप में भी चलता है। और आगे हमारे भी हम लोग पढ़ाएंगे कि आगे हमारे बहुत सारे वैज्ञानिक हैं, न्यूटन वगैरह, इन्होंने सिद्ध करके दिखाया कि प्रकाश जो है कणों के रूप में भी चलता है। ठीक है, अब तो प्रकाश मतलब तरंगों के रूप में भी चल रहा है, कणों के रूप में चल रहा है, इसका मतलब प्रकाश के अंदर क्या है कि दोहरी प्रवृत्ति है। ठीक ना, दोहरी प्रवृत्ति है, दोहरी प्रवृत्ति है। ठीक, मतलब 2 प्रवृत्ति रख रहा है, एक कण के रूप में और एक तरंग के रूप में। अच्छा, जब प्रकाश तरंगों के रूप में चलेगा तो इसके बारे में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। अगर प्रकाश हमारा तरंग के रूप में चलता है तब क्या क्या पढ़ेंगे, और प्रकाश अगर हमारा कण के रूप में चलता है तब हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। ठीक है, और वही जो पढ़ने वाले ना वही सब हमारा साइड बुक में चैप्टर बन जाएगा, लेकिन एनसीईआरटी में पूरा मिला करके एक पूरा बनाया हुआ है। तो हम लोग एनसीईआरटी के माध्यम से पढ़ रहे हैं, तो पूरा चीज़ें जो है हम लोग प्रकाशिकी में, अभी बताऊंगा प्रकाशिकी में हम लोग कितना चीज़ें पढ़ने वाले हैं। ठीक ना, अगर तरंग के रूप में है तो हम लोग प्रकाश का परावर्तन पढ़ेंगे, प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन हम लोग तरंग के अंतर्गत पढ़ेंगे। प्रकाश का अपवर्तन पढ़ेंगे, प्रकाश का अपवर्तन पढ़ेंगे। ठीक ना, और हम लोग क्या पढ़ेंगे, विवर्तन पढ़ेंगे, विवर्तन पढ़ेंगे। और हम लोग क्या पढ़ेंगे, व्यतिकरण पढ़ेंगे, व्यतिकरण पढ़ेंगे। और हम लोग क्या पढ़ेंगे, ध्रुवण पढ़ेंगे, ध्रुवण पढ़ेंगे। ये सब प्रकाश तरंगों के रूप में चलता है ना, इसलिए ये सब उसके अंदर ये सब मतलब आ जाएगा। प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का विवर्तन, प्रकाश का व्यतिकरण, प्रकाश का ध्रुवण। जबकि अगर प्रकाश कण के रूप में चलता है तो वहाँ पे हम लोग प्रकाश वैद्युत प्रभाव का अध्ययन करेंगे। किसका, प्रकाश वैद्युत प्रभाव का अध्ययन करेंगे। और इसी के साथ साथ हम लोग कॉम्पटन प्रभाव, कॉम्पटन प्रभाव का अध्ययन करेंगे। और ये हमारे सिलेबस में, मतलब हमें इसके इंटर में अभी कॉम्पटन प्रभाव के बारे में नहीं पढ़ना है। और 30% में जो हमारा कम हो गया है वह 30% में ध्रुवण हमारा कम हो गया है। तो ध्रुवण को हमें नहीं पढ़ना है, कॉम्पटन प्रभाव हमारे इंटर के सिलेबस में नहीं है। ठीक है, तो ये 2 चीज़ें हमारे कट रही हैं। प्रकाश का परावर्तन कट गया है, लेकिन मैं प्रकाश का परावर्तन आपको पढ़ाऊँगा। क्यों पढ़ाऊँगा प्रकाश का परावर्तन, क्योंकि जब तक प्रकाश का परावर्तन हम सीखेंगे नहीं, अगर प्रकाश का परावर्तन कटा हुआ है, साथ साथ गोली दर्पण भी कट गया है, तो गोली दर्पण और प्रकाश का परावर्तन दोनों हम लोग पढ़ेंगे। क्यों पढ़ेंगे, क्योंकि अगर उस चीज़ को हम सीखेंगे नहीं तो आगे जितने भी चीज़ें आएंगी, यानी प्रकाश का अपवर्तन आएगा, गोली पृष्ठों से प्रकाश के अपवर्तन का सूत्र आएगा, तो ये जितनी भी चीज़ें हम लोग सीखेंगे वो कहीं न कहीं हमारे कम समझ में आएंगी। ठीक ना, तो हम लोग क्योंकि बेसिक है
और बेसिक ही अगर हम नहीं पढ़ेंगे तो आगे आने वाली चीज़ें हमारे समझ में नहीं आएंगी। लेकिन हाँ, ये प्रकाश का परावर्तन हो गया या फिर गोली दर्पण हो गया, इन सभी चीज़ों से हमारे एग्जाम से कोई लेना देना नहीं है। पहली बात तो ये 30% वाले में कटा ही हुआ है, साथ ही साथ ये हमारे एग्जाम में आता भी नहीं है। लेकिन आगे पढ़ने, आगे आने वाली चीज़ों को समझने के लिए हमारा बेस तो मजबूत होना चाहिए। और वैसे भी कौन आता था प्रकाश का परावर्तन इंटर में, पहले कौन आता था? गोली दर्पण से संबंधित ना तो न्यूमेरिकल कभी आता था, ना तो कभी उससे कुछ थ्योरी आता था। तो मिला जुला करके जो चीज़ें कटा हुआ है उससे कभी कुछ आता भी नहीं था, इसीलिए उसको हटा दिया है। ठीक है, हटाना होता तो भाई अच्छे प्रकाश वैद्युत प्रभाव हटा दिए होते, लेकिन नहीं भाई, इस चीज़ को हटा देता तो हम लोग आगे अगर बीएससी वगैरह करते या कोई तैयारी करते तो वहाँ पे ये चीज़ें हमें विस्तार से मिलेंगी। अभी तो हमें इंटर में क्या है, बहुत हल्का फुल्का पढ़ना है, लेकिन इंटर के बाद हमें क्या है, इसको विस्तार से पढ़ना है, इसीलिए इसको हटाया नहीं है, ताकि हम जो है यहाँ पे बेसिक के बारे में जानते रहें। जब बेसिक हमें पता रहता है तो चीज़ें बड़ी बड़ी होती ना, उसको हमें समझने में, पढ़ने में बहुत ही आसानी होती है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे क्या सीखेंगे? प्रकाश का परावर्तन सीखेंगे, प्रकाश का अपवर्तन सीखेंगे, विवर्तन सीखेंगे, व्यतिकरण सीखेंगे। ये सब हमारा पूरा एक चैप्टर हो जाएगा, ठीक ना। प्रकाशिकी के अंतर्गत ये सारा पूरा हम लोग सीखने वाले हैं, और ये सब पूरा आपका लगभग कम से कम 20-25 दिन लगातार चलेगा, तब जाके ये कहीं ख़त्म होने वाला है, ठीक ना। तो लंबा प्रोसेस है, ठीक है। इस चीज़ को भाई आप लोग नोट कर लें। अच्छा, एक चीज़ और नोट कर लें यहाँ पे कि जो प्रकाश वैद्युत प्रभाव है, इस प्रकाश वैद्युत प्रभाव की खोज आइंस्टीन नामक वैज्ञानिक ने की थी, ठीक है। प्रकाश वैद्युत प्रभाव की खोज के लिए, ठीक है, एक नोट पॉइंट में लिखेंगे भाई, क्या? प्रकाश वैद्युत प्रभाव की खोज आइंस्टीन ने कब किया था भाई? 1931 ईस्वी में। आइंस्टीन ने 1931 ईस्वी में किया था, ठीक ना। और इसके लिए आइंस्टीन जो है वैज्ञानिक थे, इन्होंने प्रकाश वैद्युत प्रभाव की खोज की थी, और इसी खोज के लिए इनको जो है ना नोबेल पुरस्कार दिया गया था, ठीक है। तो इस चीज़ को भाई पता होना चाहिए। इसी खोज के लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया। नोबेल पुरस्कार दिया गया, ठीक है। तो आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार दिया गया था। किस लिए दिया गया था? नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार क्यों दिया गया? क्योंकि उन्होंने 1931 ईस्वी में प्रकाश वैद्युत प्रभाव की खोज की थी, ठीक है। तो इतनी चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी, ठीक ना। अब हम लोग देखते हैं प्रकाश का परावर्तन, ठीक है। ये प्रकाश का परावर्तन है ना। अब हम लोग प्रकाश का परावर्तन को समझते हैं, ठीक है। ना मिटा दें, भाई साइड हो गया भाई, इस चीज़ को नोट कर लो। ये सब चीज़ें नोट कर लोगे तो आपको पता चलेगा ना हमें कितना पढ़ना है, और प्रकाश के अंदर, ताकि हमें उबरना हो ना कि हाँ प्रकाश शुरू हुआ नहीं कि सर ख़त्म कब होगा, कितनी वीडियो और मिलेगी हमें, ठीक है। ये सब चीज़ें ना रहे आपके अंदर, ये लगे कि अभी तो हमें ये सब पढ़ना है, वो पढ़ना है, ठीक है। तो अब हेडिंग हम लोग डालते हैं प्रकाश का परावर्तन। हेडिंग हम डाले भाई प्रकाश का परावर्तन। अब प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, ये सब हम लोग पहले सीख चुके हैं। नहीं सीखे तो कोई बात नहीं भाई, बहुत ही आसान चीज़ें हैं, ठीक है। अगर सीखे हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं सीखे हैं तो और अच्छी बात है, ठीक ना। अब यहाँ पे क्योंकि जब सीखे नहीं रहेंगे तो और अच्छे सीख लेंगे। तो प्रकाश जो होता है, प्रकाश का परावर्तन, तो प्रकाश का परावर्तन ये होता है भाई कि प्रकाश एक माध्यम से जब जाती है, ठीक है, दूसरे माध्यम के जो तल होता है उस तल से टकराती है। टकराने के बाद प्रकाश उसी माध्यम में वापस आ जाती है, ठीक है। जैसे मैं एग्जाम्पल के रूप में ले रहा हूँ, ये हमारा कोई समझो तल है, ये क्या हमारा कोई तल है। अब प्रकाश की किरण यहाँ पे गई, यहाँ पे टकराई, ये पहला माध्यम हो गया, इधर का इस तल के बाद इधर दूसरा माध्यम हो गया। इस तल से टकराने के बाद प्रकाश पुनः पहले माध्यम में वापस आ जाए, तो यही घटना क्या होती है? प्रकाश का परावर्तन कहलाती है, ठीक है। यही घटना क्या कहलाती है? प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। तो प्रकाश के परावर्तन के बारे में हम लोग लिख लिए ना कि प्रकाश का किसी चमकदार तल से टकराकर वापस उसी माध्यम में आने की घटना, प्रकाश किरणों का किसी चमकदार तल से टकराकर वापस उसी माध्यम में, जिस माध्यम से जाए उसी माध्यम वापस आए,
जिस माध्यम में जाए टकराने के बाद उसी माध्यम में वापस आ जाए, यही घटना क्या कहलाती है? प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। ठीक ना, तो इस चीज़ को हम लोग लिखते हैं भाई। तो प्रकाश किरणों का किसी चमकदार तल से टकराकर, ठीक ना, प्रकाश किरणों का किसी चमकदार तल से टकराकर, किसी चमकदार तल से टकराकर वापस उसी माध्यम में क्या आने की घटना, वापस उसी माध्यम में आने की घटना या वापस उसी माध्यम में लौटने की घटना, वापस उसी माध्यम में लौटने की घटना क्या कहलाती है? प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। ठीक, तो बात क्लियर हो गई। प्रकाश का परावर्तन डिफिनीशन याद हो गया ना। मैंने कम से कम शब्दों में लिखने का प्रयास किया हुआ प्रकाश का परावर्तन। देख रहे हो, 1.5 लाइन का है। प्रकाश किरणों का किसी चमकदार तल से टकराकर वापस उसी माध्यम में जो आ जाती है या लौट के आती है, लौटने की घटना क्या कहलाती है? प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। अब ये जो प्रकाश का परावर्तन होता है, यह प्रकाश का परावर्तन 2 सतहों से होता है। प्रकाश का परावर्तन क्या होता है? 2 सतहों से होता है। एक अगर समतल सतह है तो वहाँ से प्रकाश का परावर्तन होगा, और एक अगर गोली सतह है तो वहाँ से प्रकाश का परावर्तन होगा। तो 2 सतहों से प्रकाश का परावर्तन होने की वजह से सतह हमारे 2 प्रकार के हो जाते हैं। एक सतह को हम लोग बोलते हैं समतल सतह या समतल पृष्ठ, और दूसरे को हम लोग बोल देते हैं गोली पृष्ठ। ठीक ना, तो इस चीज़ को हम लोग क्या लिख दे भाई कि प्रकाश का परावर्तन 2 सतहों से होता है। ठीक ना, तो क्या लिखें? प्रकाश का परावर्तन क्या होता है? 2 सतहों से होता है। 2 सतहों से होता है। अब प्रकाश का परावर्तन कितने सतहों से होता है? 2 सतहों से होता है। अब 2 सतहों में कौन कौन से सतह हैं? पहला, समतल सतह द्वारा प्रकाश का परावर्तन। पहला क्या हो जाएगा? समतल सतह द्वारा प्रकाश का परावर्तन। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? समतल दर्पण बोलते हैं। अगर समतल सतह द्वारा प्रकाश का परावर्तन हो तो वह क्या कहलाता है? समतल दर्पण कहलाता है। वही गोली सतह द्वारा प्रकाश का परावर्तन, दूसरा क्या भाई? गोली सतह द्वारा प्रकाश का परावर्तन। गोली सतह द्वारा प्रकाश का परावर्तन। अब अगर गोली सतह द्वारा प्रकाश का परावर्तन होता है तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? गोलीय दर्पण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गोलीय दर्पण बोलते हैं। बात क्लियर है? तो प्रकाश का परावर्तन जो होता है वह क्या होता है? 2 सतहों से होता है। एक समतल सतह द्वारा प्रकाश का परावर्तन, उसे हम लोग बोलेंगे समतल दर्पण। एक गोली सतहों द्वारा प्रकाश का परावर्तन, उसे हम लोग क्या बोलेंगे? गोली दर्पण। समतल दर्पण तो बेचारा एक ही प्रकार का होता है, लेकिन ये जो गोली दर्पण होता है ना, ये गोली दर्पण 2 प्रकार का होता है। एक होता है अवतल दर्पण, और एक होता है उत्तल दर्पण। तो कोई अगर आपसे पूछे दर्पण कितने प्रकार का, तो आप कहेंगे दर्पण 2 प्रकार का, एक समतल दर्पण और एक गोली दर्पण। और गोली दर्पण कितने प्रकार का? 2 प्रकार का, एक अवतल दर्पण और एक उत्तल दर्पण। ठीक ना, एक अवतल दर्पण और एक उत्तल दर्पण। ठीक, इस चीज़ को भाई मैं साइड हो गया, इसको नोट करो, पहले इसको नोट कर लें। अब हम लोग देखेंगे समतल सतह द्वारा प्रकाश का परावर्तन, यानी समतल दर्पण द्वारा प्रकाश का परावर्तन। ठीक ना, समतल दर्पण द्वारा प्रकाश का परावर्तन। इसको मिटा दिया जाए, इतना नोट कर लिए ना भाई। हाँ, वीडियो को रोक करके पूरा बढ़िया तरीके से नोट करो और सुंदर सा नोट्स बनाते चलो, ज़बरदस्त तरीके से ना। बढ़िया जब नोट्स बनाओगे तो आपको पढ़ने में खुद मज़ा आएगा। ठीक ना, क्योंकि मैं खुद एक एक चीज़ें आपको लिख के बता रहा हूँ ताकि आपको जो है समझने में क्या हो, एकदम आसानी हो। ठीक ना, एकदम टफ ना लगे, इसलिए हर चीज़ें मैं क्या कर रहा हूँ, लिख रहा हूँ, ताकि आपको लिखने में कोई दिक्कत ना हो। लिख करके बताना जो है थोड़ा सा लंबा पड़ता है, लेकिन मैं कर रहा हूँ आपके लिए। ठीक ना, तो यही डालेंगे भाई,
समतल सतह द्वारा प्रकाश का परावर्तन। हेडिंग हमारा हो जाएगा समतल सतह द्वारा प्रकाश का परावर्तन। समतल सतह द्वारा प्रकाश का परावर्तन। समतल सतह द्वारा प्रकाश का परावर्तन। तो अब समतल सतह, ठीक है ना, अब हमें यहाँ पे गोली सतह नहीं लेना है। क्यों? क्योंकि हमने समतल सतह पढ़ रहे हैं। अब यहाँ पे समतल सतह बोले तो समतल दर्पण, और समतल दर्पण के बारे में हम पूरी वो सब चीज़ें सीख डालेंगे जो रिलेटेड हमारे एग्जाम में वो क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, समतल दर्पण से रिलेटेड हम सारी वो चीज़ें समझेंगे जो हमारे एग्जाम में टपकते हैं, और उन सारी चीज़ों को हम नोट करके लिखेंगे ताकि हमें एग्जाम में अगर कहीं से भी समतल दर्पण से क्वेश्चन आए और वो हमसे छूटे ना। ठीक है, तो समतल दर्पण द्वारा प्रकाश का परावर्तन। अब देखो ये हमारा कोई समतल दर्पण हो गया, ये जो हमारा दर्पण है वह क्या है, कोई समतल दर्पण है, और इससे हमें क्या दिखाना है, प्रकाश का परावर्तन दिखाना है। इससे हमें क्या दिखाना है, प्रकाश का परावर्तन दिखाना है। अब कौन प्रकाश है, वह प्रकाश क्या हो रही है, यहाँ पे आ रही है। लो भाई, ये प्रकाश किरण क्या हो रही है, यहाँ पे आई। अब प्रकाश का परावर्तन कहता है, प्रकाश का परावर्तन क्या कहता है कि कोनो चमकदार तल रहेगा, उस चमकदार तल से प्रकाश अगर टकराता है, टकराने के बाद जिस माध्यम से आता है उसी माध्यम में वापस जाना चाहिए। जिस माध्यम से आता है उसी माध्यम में वापस जाना चाहिए। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये प्रकाश का परावर्तन का नियम कह रहा है। प्रकाश का परावर्तन का नियम कहता है कि प्रकाश जिस माध्यम से आती है वो तल से टकराने के बाद उसी माध्यम में जानी चाहिए। तो वहाँ पे प्रकाश की किरण आई और टकराई, टकराने के बाद बेचारी क्या होती है, उसी माध्यम में, जिस माध्यम से आती है उसी माध्यम में मुंह बना के चली जाती है। ठीक है, और यहाँ पे हमने क्या डाल दिया, इस डॉट लाइन को हम लोग बोलते हैं अभिलंब। ठीक है, क्या बोलते हैं, अभिलंब। और अभिलंब हमेशा कहाँ पे डाला जाता है, जहाँ पे आपतित किरण और परावर्तित किरण जहाँ पे एक दूसरे पर होते हैं। देखो आपतित किरण यहाँ पे, परावर्तित किरण यहाँ पे, जहाँ पे है वहीं पे हम लोग क्या करते हैं, अभिलंब को डालते हैं। तो इस किरण को हम लोग क्या बोलते हैं, आपतित किरण। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, आपतित किरण। और इस वाली किरण को क्या बोलेंगे, इस वाले किरण को बोलते हैं परावर्तित किरण। क्या बोलेंगे इसको, परावर्तित किरण। और इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे हम लोग अभिलंब। इसको क्या बोलेंगे, अभिलंब। और इस बिंदु को क्या बोलते हैं हम लोग, आपतन बिंदु बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आपतन बिंदु बोलते हैं। और ये दर्पण है, ये दर्पण हमारा क्या है, समतल दर्पण है। समतल सतह है, या समतल सतह कहें या समतल दर्पण कह दें, समतल दर्पण हो गया। ठीक ना। अच्छा देखो यहाँ पे ये कोण बना हुआ है, ये आपतित किरण और ये अभिलंब के बीच का एक कोण बनता है, उस कोण को हम लोग क्या बोलते हैं, आपतन कोण बोलते हैं। आपतित किरण और अभिलंब के बीच में एक कोण बनता है, उस कोण को हम लोग क्या बोलते हैं, आपतन कोण। ये परावर्तित किरण है और ये अभिलंब है, इनके बीच में एक कोण बनता है, उस कोण को हम लोग क्या बोलते हैं, परावर्तन कोण। यहाँ पे भाई भूल जाना तो इसलिए लिख लेना आपतन कोण। आपतन कोण का सिंबलवा का है आई। परावर्तन कोण, और परावर्तन कोण का सिंबलवा का है आर है, परावर्तन कोण। तो ये प्रकाश का परावर्तन समझा गया ना, ये समतल सतह द्वारा प्रकाश का परावर्तन हो गया। अब ये जो प्रकाश का परावर्तन है, इस प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं। ठीक ना, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं, दो नियम होते हैं। ठीक ना। अब इस चीज़ को हम लोग, प्रकाश का परावर्तन हो गया। ठीक है, अब प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं, दो नियम होते हैं। ठीक है, एक लाइन नीचे लिखें भाई, प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं। प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं। कितने नियम होते हैं, दो नियम होते हैं। अब वो दो नियम जो होते हैं वह कौन कौन से होते हैं, पहला नियम समझो भाई। पहला नियम ये हमारा क्या है, आपतित किरण। ये हमारा क्या है, परावर्तित किरण। और ये जहाँ पे आपतित किरण और परावर्तित किरण एक दूसरे पर हैं, उससे हमने क्या बताया, आपतन बिंदु। आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर ये क्या खींचा गया, अभिलंब। तीनों मतलब आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों क्या है, एक ही बिंदु पर है, और बिंदुआ का नाम क्या है, आपतन बिंदु। आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों कहाँ हैं, एक ही बिंदु पर हैं, और उस बिंदुआ का नाम क्या है, अभिलंब है। ठीक है, तो क्या है, पहला नियम लिख दे कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पर होते हैं। ठीक ना। आपतित किरण कामा लगा दें, परावर्तित किरण, आपतित किरण, परावर्तित किरण,
तथा तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तथा आपतन बिंदु पर क्या खींचा गया अभिलंब क्या होता है? खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं या एक ही बिंदु पर होते हैं। तीनों एक ही बिंदु पर होते हैं। तीनों एक ही बिंदु पर होते हैं। ठीक। और दूसरा हम लोग क्या ले लेते हैं? दूसरा ये ले लें कि जो ये कोण है, ये वाला कोण, ये उस वाले कोण को क्या बोलते हैं? आपतन कोण। और इस वाले कोण को क्या बोलेंगे? परावर्तन कोण। तो ये जो आपतन कोण होता है और ये परावर्तन कोण जो होता है, ये दोनों कोणवा क्या होते हैं? आपस में बराबर होते हैं। ठीक ना। दूसरा हम लोग क्या ले लें कि आपतन कोण तथा परावर्तन कोण आपस में बराबर होते हैं। आपतन कोण तथा परावर्तन कोण आपस में बराबर होते हैं। आपतन कोण और परावर्तन कोण क्या होते हैं? आपस में बराबर होते हैं। इसका तो मतलब क्या हुआ? देखो ये कोण का सिंबल हो गया, कोण आई बराबर होता है कोण आर के। ये कब होता है? प्रकाश के परावर्तन में होता है। ठीक ना। ये किस में होता है? प्रकाश के परावर्तन में होता है। ठीक है। तो इतनी चीज़ें हमने देख लिया भाई कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, प्रकाश के परावर्तन के नियम क्या होते हैं। ठीक है। तो मैं थोड़ा देख लूँ भाई, वीडियो हम लोग की टाइम जो है कितनी तक हो गई है। चलो भाई, वीडियो 31 मिनट की हो गई है और अब लगभग आपको 25 मिनट 30 मिनट की वीडियो दूंगा, ताकि हमारा जो सिलेबस है, कोशिश हम लोग करेंगे कि हमारा सिलेबस जो है 15 दिसंबर से लेकर के 20 दिसंबर 25 दिसंबर के बीच में हर हाल में ख़त्म हो। जब इतने के बीच में ख़त्म होगा तभी तो हम लोग अच्छे से अपना रिवीजन कर सकेंगे। और ना जाने कितने बहुत सारे प्रैक्टिस सेट को लगाने का अब की बार मूड है, और आप लोग साथ देंगे तो ज़रूर हम लोग बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस सेट लगाएंगे। जब तक देखो प्रैक्टिस सेट नहीं लगाएंगे ना, तब तक हम ये नहीं कह सकते कि हमारा 70 में कितना आ रहा है। वही प्रैक्टिस सेट डिसाइड करता है कि हमें कितना आ रहा है। हम लोग अब कितना नंबर पाने के फिजिक्स में चांस हमारे बन रहे हैं। ठीक ना। वो प्रैक्टिस सेट ही ये सब कुछ है। तो प्रैक्टिस सेट को लगाना है। प्रैक्टिस सेट हम लोग तभी लगा पाएंगे जब चीज़ें आप पहले पढ़े तो रहेंगे। तो चीज़ वही सब प्रैक्टिस सेट में रहेगा जो ये सब चीज़ें हम लोग पढ़ रहे हैं। तो ये सब चीज़ जितनी बारीकी से, जितनी अच्छे से हम लोग पढ़े रहेंगे, प्रैक्टिस सेट लगाने में उतना ही मज़ा मिलेगा, रिवीजन करने में उतना ही मज़ा मिलेगा। ठीक है। तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। अगली क्लास में हम लोग पहले सीखेंगे प्रतिबिंब क्या होता है, प्रतिबिंब कितने प्रकार का होता है, फिर समतल दर्पण से जो संबंधित जो चीज़ें आपके एग्जाम में पूछी जाती हैं, उन सभी चीज़ों को हम लोग एक वीडियो में समेटने वाले हैं। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। ऐसे ही आप लोग हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और पढ़ाई लिखाई को शानदार, जानदार, ज़बरदस्त तरीके से करते रहें। ठीक ना। चलो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखो और पढ़ाई लिखाई को शानदार, जानदार तरीके से करते रहो। चलते भाई सबको, बाय बाय।